नमस्कार बंधु, आपका स्वागत है बंधु कोचिंग क्लास में। अभी मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी है, उसके प्रमुख तथ्य। और उससे पहले के वीडियो में मैंने नर्मदा नदी के बारे में सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, जो मैप के माध्यम से समझा दिए गए और याद भी करवा दिए गए। अगर आप इस वीडियो में इस चैनल पे नए हैं तो पिछली वीडियो जाकर देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ठीक है? और कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मोटिवेशन मुझे भी लगे और मैं इसी तरह से आपको ऐसे ही कंटेंट में वीडियो बनाकर देता रहूं, ठीक है? सब कुछ फ्री है, सब्सक्राइब करना फ्री है, लाइक कमेंट सभी फ्री है, आपको कहीं एक पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो कर दीजिएगा। देखिए, प्रमुख तथ्य में हम बात करते हैं। इससे पहले हमने बात कर ली है कि बांध कौन-कौन से घाटी परियोजना कौन-कौन सी है, और उसके पहले वाली वीडियो में नर्मदा नदी के बारे में सारे उद्गम कहाँ से हुई, कौन-कौन से जिले, इन सभी को ट्रिक के माध्यम से याद करवा दिया गया है। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अफवाह तंत्र नर्मदा नदी का है। हमने पढ़ा था कि नदियों में टॉपिक स्टार्ट करा था, उसी समय एक वीडियो में मैंने बताया था कि सबसे बड़ा मध्य प्रदेश में अफवाह क्षेत्र कौन सा है, तो गंगा यमुना अफवाह क्षेत्र सबसे बड़ा आता है। दूसरे नंबर पे आता है नर्मदा का, जो कि यह 95,130 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, ठीक है? उसी प्रकार से अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 85,930 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है इसका अफवाह तंत्र। और प्रतिशत की बात करें तो 89.9% में फैली हुई है। इसके कारण से यह मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा अफवाह तंत्र कहलाता है नर्मदा नदी का, ठीक है? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी कैसे पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई है, ये पहले वीडियो में बता दिया गया है। अरब सागर में ज्वार नद का निर्माण करती है। इसी ज्वार नद को कहा जाता है एस्चुरी कहा जाता है इसी ज्वार नद को। और यह 27 किलोमीटर यह एस्चुरी बनाती है नर्मदा नदी, ठीक है? एस्चुरी क्या होता है देखिएगा, जैसे कि कुछ नदियां एस्चुरी बनाती है, कुछ नदियां डेल्टा बनाती है। एस्चुरी क्या होता है कि जैसे नर्मदा नदी चट्टानों से होकर गुजरती है, तो इसके साथ में जो कूड़ा कचरा है, ठीक है, वह कम जाता है, बहुत कम जाता है। तो वो नर्मदा नदी की तेज गति के कारण वो साथ में बहकर वो अरब सागर में डायरेक्ट चले जाता है। लेकिन जो डेल्टा होता है, डेल्टा वाली नदी में क्या होता है कि उसके नदी के साथ में जो कचरा जाता है, वह मुहाने पर जाकर, जैसे कि ये कोई मुहाना है, ठीक है, और यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने के कारण यहाँ पर बड़ा क्षेत्र हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो नदी अपनी दिशा इस प्रकार से मोड़ लेती है और बीच में यह जगह बन जाती है, ठीक है, घाटी नुमा एक जगह बन जाती है। इसके कारण से नदी अपनी दिशा बदल लेती है और यही कहलाता है डेल्टा कहलाता है। लेकिन जो एस्चुरी का निर्माण करती है, तो वह नदी डायरेक्ट इस प्रकार से कोई कचरा आइट साइड जमा हुआ रहता है, लेकिन उसी रास्ते से जाकर गिर जाती है। इसके कारण से यह एस्चुरी कहलाता है, ठीक है? एस्चुरी समझ गए आप और डेल्टा भी समझ गए। इसके बाद में हम बात करते हैं तो ज्वार नद कहाँ बनाती है, तो यह मुहाने पे मतलब कि यह गुजरात के भड़ोज के क्षेत्र में 27 किलोमीटर का जो कि ज्वार नद या एस्चुरी का निर्माण करती है। यह ध्यान रखना, पूछा गया प्रश्न है। दूसरी बात है, मैकाल श्रेणी से 5 नदियां निकलती है। कौन कौन सी नदियां निकलती? नर्मदा के साथ में एक तो महान नदी निकलती है। महान नदी यह छत्तीसगढ़ से निकलती है, लेकिन जो भी छत्तीसगढ़ का भाग है वह मैकाल श्रेणी का ही भाग है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का ही भाग है, तो वहीं से निकलती है महान नदी। फिर नर्मदा और सोन जोइला 3 नदियां एक साथ निकलती है, और उसके बाद में एक और नदी निकलती है, केवई नदी भी यहीं से निकलती है। कहाँ? मैकाल श्रेणी से निकलती है। फिर नर्मदा नदी के जो सहायक नदियां हैं, मैंने पहले भी बता दिया, लेकिन अभी देख लीजिए, 41 नदियां हैं। कितनी? 41 नदियां हैं टोटल। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की सहायक नदियां 41 नदियां हैं, और 41 नदियां में 22 नदियां बाईं तरफ से जाकर मिलती है नर्मदा नदी के। मान लीजिए कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बह
रही है, तो इस हाथ पे, बाएं हाथ पे यह 22 नदियां मिलती है और दाएं हाथ पे 19 नदियां मिलती है। ठीक है, तो बाएं से 22 याद रख लेना और 19 याद रख लेना, टोटल 41 नदियां है। इसमें से बाएं नदियां प्रमुख है जो कि जिनके बारे में पूछा जाता है। कौन कौन सी नदियां हैं? जैसे कि मान नदी। मान नदी यह बाएं साइड से मिलने वाली नदी है। वैसे तो 22 नदियां हैं, लेकिन 22 की 22 आपको याद नहीं रखना, मैं बता रहा हूँ, इनको याद रख लेना। दूसरी नदी है साग नदी। कौन सी? साग नदी। इसके बाद में करजन नदी, फिर खारी नदी, फिर उरी नदी और हथनी नदी। हथनी, बारना और कोलार, ये सभी नदियां बाएं साइड से मिलती है, बाएं तरफ से मिलती है। दाएं तरफ से मिलती प्रमुख नदियां हैं तो जैसे कि तवा, तवा नदी, कावेरी, शेर, शक्कर और दूधी। तवा, तवा, कावेरी, शेर, शक्कर और दूधी, इसे 2-4 बार पढ़ेंगे आप तो याद हो जाएगा, नहीं तो आप नोटबुक में लिख लीजिए। ठीक है, ये प्रमुख तथ्य है। और आगे और देखते हैं, आगे देखते हैं तो प्रमुख तथ्य में हम और जो कि बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, नमामि देवी नर्मदा यात्रा। ठीक है, आपको मैं एक एक तथ्य जो नर्मदा नदी से संबंधित है चुन चुन कर बता रहा हूं। तो आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर करना और कमेंट जरूर करना। ठीक है, ऐसे ही तथ्य आपको मिलते रहेंगे। नमामि देवी नर्मदा यात्रा ये क्या है? तो यह है नर्मदा नदी के संरक्षण एवं शुद्धिकरण। यह यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो 11 दिसंबर 2016 को प्रारंभ की थी। ठीक है, 11 दिसंबर 2016 को प्रारंभ की थी और समापन कब हुई? तो 15 मई 2017 को समाप्त हुई। ऐसे करके 11 दिसंबर से 15 मई तक, 17 तक 148 दिन तक चली यह यात्रा। किस लिए? तो नर्मदा के संरक्षण एवं शुद्धिकरण के लिए। यह कितने जिलों में चली? तो 16 जिलों में चली यह यात्रा। और कितना? 3530 किलोमीटर की यात्रा अमरकंटक से शुभारंभ की है। ठीक है, अमरकंटक से शुभारंभ करते हुए नर्मदा नदी के जो बहाव क्षेत्र है उन जिलों में जाकर यह क्या उन्होंने जो यात्रा में प्रारंभ की थी, उन सदस्यों ने क्या किया कि नर्मदा के शुद्धिकरण के लिए सुझाव दिए। ठीक है, तो इसलिए यह यात्रा प्रारंभ की गई थी कब? 11 दिसंबर 2016 और समापन 15 मई 2017। इसके बारे में पूछा जाता है। 148 दिन चली 16 जिलों में और 3530 किलोमीटर की यात्रा अमरकंटक से प्रारंभ हुई थी और समापन तक यह रही है। ठीक है, संदेश क्या दिया कि नर्मदा को शुद्ध रखिए और संरक्षण करिए। ठीक है, पुखराज अभियान अगला है, या अगला तथ्य है पुखराज अभियान। ये पुखराज अभियान, इसके बारे में पूछा जाता है, कहीं एग्जाम में पूछा गया है कि पुखराज अभियान है क्या है। तो ये पुखराज अभियान की हम बात करते हैं तो यह नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदी पर रेत का खनन किया जाता था। ठीक है, तो इसके कारण यह अभियान चला गया, पुखराज अभियान। ठीक है, कब चलाया गया है? तो 2019 में नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर अवैध रेत खनन एवं परिवहन को रोकने के लिए चलाया गया यह अभियान। ठीक है, यहाँ पर अगला देखें तो मध्य प्रदेश की प्रथम जीवित नदी का दर्जा दिया गया है। कब दिया गया? 3 मई 2017 को दिया गया है। जीवित नदी, जिस प्रकार से मनुष्य के जीवन में अगर कोई मनुष्य अपराध करता है तो उसे दंड दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से नर्मदा नदी को भी जीवित माना गया है। और इसे कोई भी मनुष्य अगर रेत खनन या किसी प्रकार से यहाँ पर कुछ हरकतें करते हैं तो उन्हें भी जिस प्रकार से मनुष्य को दंड दिया जाता उसी भांति नर्मदा के नुकसान पहुंचाने वाले को भी दिया जाएगा। ऐसा करके नर्मदा को जीवित नदी का दर्जा दिया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं तो नर्मदा बचाओ आंदोलन की हम बात करते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन की तो यह 1985 में प्रारंभ किया गया था। कब? 1985 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है,
इसके किस कारण के यह प्रारंभ किया गया था? जैसे कि सरदार सरोवर बांध है, वहां पर उस बांध की ऊंचाई बढ़ा रहे थे, ठीक है। बढ़ाने के कारण वहां पर आसपास के क्षेत्र डूब में आ रहे थे और उस डूब में आने वाले क्षेत्र के विस्थापन के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। इसमें नेतृत्व जो करता है, इसके जो नेता है कौन कौन है? तो सबसे पहले तो मेघा पाटकर का नाम कई बार परीक्षा में पूछा गया है। मेघा पाटकर, फिर बाबा आमटे, फिर अरुण पटेल, अरुंधति राय, ठीक है। ये चार नाम तो आप रट के ही रख लीजिए, मेघा पाटकर, बाबा आमटे, अरुण पटेल और अरुंधति राय, ठीक है। और साथ में यह सुंदरलाल बहुगुणा है और शबाना आजमी है। ये 6 लोग हैं ऐसे हैं जो नर्मदा नदी के नर्मदा बचाओ आंदोलन में शामिल है और यह नेता है, ठीक है। अगला है नर्मदा जल विवाद हुआ था तो 6 अक्टूबर 1996 को नर्मदा का जल विवाद पर एक समिति का गठन किया था। उस समिति का अध्यक्ष रहे हैं यहाँ पर वी रामास्वामी और डॉक्टर अंसारी। वी रामास्वामी और डॉक्टर अंसारी, इनकी अध्यक्षता में यह नर्मदा जल विवाद का वह सुझाव दिए हैं। और एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में सहमति प्राप्त की गई। 4 राज्यों में इसका जो भी जल का विवाद होता था, 4 राज्यों में इनको आपस में समझौता किया गया है। इसलिए यह नर्मदा जल विवाद कब हुआ था? 6 अक्टूबर 1996 को, और 4 राज्यों में सहमति समाप्त कर दी गई है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर इनको समझाया गया 4 राज्यों को, आपको बराबर भागों में या कुछ हिस्से में जो भी जल वगैरह ये है इनका हिस्सा मिलता रहेगा, ठीक है। इसलिए यह विवाद हुआ था। जल हुआ, विद्युत हुआ, जो भी बांध से सिंचाई परियोजना के आधार पर विवाद हुआ, इसके कारण यह विवाद चलता था, इसको समझाया गया है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका नर्मदा जल विवाद 6 अक्टूबर 1996 को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में हुआ था और इसके अध्यक्षता वी आर रामास्वामी और डॉक्टर अंसारी थे, ठीक है। ये इतना कंप्लीट हुआ है। इसके बाद में हम आगे और देखते हैं। नर्मदा नदी के किनारे जो भी शहर है, शहर के बाद में हम बात करें तो यहाँ पर आश्रम वगैरह, घाट वगैरह, ये सारे चीजें, मंदिर, ये सभी पूछा जाता है। तो हम एक एक जिले में कौन कौन से हैं इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपको पिछले वीडियो में सारे जिले ट्रिक से याद करवाए थे, उन्हीं जिलों में जो भी घाट वगैरह है, मंदिर है, उनकी हम बात करते हैं आगे। देखिएगा, नर्मदा नदी के किनारे शहर, मंदिर, घाट और आश्रम, ये सभी की सभी जो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ये एक एक जिले को लेकर मैं बात कर रहा हूं, इनको या तो आप लिख लीजिए या फिर आप याद कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि अनूपपुर जिले से स्टार्ट होती है नर्मदा नदी। यहाँ पर इस अनूपपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर अमरकंटक आता है। कौन सा? अमरकंटक आता है। और अमरकंटक में कौन कौन से मंदिर है, कौन कौन से आश्रम है, ये सभी देखते हैं। और सारे के सारे ये सिर्फ और सिर्फ अमरकंटक में है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। देखिएगा मंदिर कौन कौन सा है। कलचुरी कालीन नर्मदा मंदिर, कलचुरी कालीन नर्मदा मंदिर कहाँ पर है? तो सबसे पहले तो नर्मदा का मंदिर कई जगह पर है, लेकिन यहाँ पर भी है नर्मदा मंदिर, तो कलचुरी कालीन मंदिर है अमरकंटक में। उसके बाद में रेवा नायक की प्रतिमा का मंदिर है, रेवा नायक की प्रतिमा का मंदिर है, ठीक है। रेवा भी किसे कहा जाता है? नर्मदा नदी को कहा जाता है, तो इनकी भी एक प्रतिमा है, मूर्ति यहीं पर स्थित है, ठीक है। फिर विभिन्न देवी देवताओं के 24 मंदिर है यहाँ पर। कितने? 24 मंदिर है, बड़े बड़े मंदिर यहाँ पर इसे अमरकंटक में नर्मदा नदी के तट पर ही स्थित है। 24 देवी देवताओं के मंदिर है, ठीक है। मतलब कि अनेक देवता है, उनमें नाम नहीं ले सकते हैं, 24 मंदिर है, इतना ध्यान रख लेना।
कर्णमठ मंदिर, कर्णमठ मंदिर भी कहाँ पर स्थित है? तो अमरकंटक में स्थित है। और पातालेश्वर महादेव मंदिर, पातालेश्वर महादेव मंदिर भी यहीं पर स्थित है, अमरकंटक में। इसके बाद में श्री यज्ञ मंदिर, इसी श्री यज्ञ मंदिर भी यहीं पर स्थित है। और धर्मपानी काली माता मंदिर, धर्मपानी काली माता मंदिर भी अमरकंटक में है। श्री आदिनाथ जैन मंदिर भी अमरकंटक में है। ठीक है, श्री आदिनाथ जैन मंदिर भी अमरकंटक में स्थित है। फिर अमरकंटक में नर्मदा नदी तट पर आश्रम भी स्थित है। तो कौन कौन सा? कबीरा चबूतरा आश्रम, कबीरा चबूतरा आश्रम पूछा गया था, कहाँ पर है? तो अमरकंटक में नर्मदा नदी के तट पर है। मृत्युंजय आश्रम और शांतिकूट, मृत्युंजय आश्रम और शांतिकूट यह एक ही है। और कहाँ पर स्थित है? तो अमरकंटक में स्थित है, नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, तो कबीर चबूतरा आश्रम और मृत्युंजय आश्रम और शांतिकूट यह याद रख लेना, इनके बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया था। मंडला जिले की हम बात करते हैं। अगला आता है मंडला, आता है डिंडोरी आता है। ठीक है, तो मंडला जिले में क्या क्या है? तो मंडला जिले में नर्मदा नदी तीन ओर से कुंडली नुमा संरचना बनाती है। ठीक है, मंडला जिले में। ठीक है, कैसे? तीन ओर से इस प्रकार से कुंडली नुमा नर्मदा नदी जो कि अपना संरचना बनाती है। यहाँ से अमरकंटक से आती है और इस प्रकार से चलती है, और बाद में ये मंडला यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो मंडला में इस प्रकार से यह बहती है और आगे मिलती है। तो एक तरफ, दूसरा तरफ और तीसरा तरफ, तीन तरफ से संरचना बनाती है। तो यह कौन? नर्मदा नदी। कहाँ पर? मंडला जिले में। ठीक है, मंडला जिले में तीन ओर से कुंडली नुमा संरचना बनाती है। मंडला जिले में ही यहाँ पर हम बात करते कौन कौन से घाट आते हैं? तो घाट की बात करें तो रंगरेज घाट, यह रंगरेज घाट सबसे प्रसिद्ध है। मेली घाट है, बेरपानी घाट है, हनुमान घाट है तथा बेल घाट है। ये यहाँ पर इतने सारे घाट है, इनको याद कर लेना। ठीक है, यहाँ कोई घाट नहीं है लेकिन यहाँ पर घाट है, तो इनको याद कर लेना। फिर आश्रम यहाँ पर भी स्थित है, यहाँ पर भी कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर कबीरा आश्रम है और मृत्युंजय आश्रम है। ठीक है सॉरी, कुम्हार घाट आश्रम कहाँ पर है? तो मंडला जिले में है। चिरीकुटी आश्रम कहाँ पर है? मंडला जिले में है। फक्कड़ बाबा आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो मोहनखेड़ा, यहीं पर। चलिए आश्रम की बात करते हैं, तो कुम्हार घाट आश्रम ये कहाँ? मंडला में। चिरीकुटी आश्रम मंडला में। फक्कड़ बाबा आश्रम मंडला में। मोहन बाबा आश्रम मंडला में। चिरई डोंगरी आश्रम कहाँ पर? मंडला में। ये इतने सारे आश्रम है, कंफ्यूज मत होना। कुम्हार घाट, चिरीकुटी, फक्कड़ बाबा, मोहन बाबा, चिरई डोंगरी, ये सभी की सभी मंडला में स्थित है, नर्मदा नदी के तट पर, किनारे पर। इसके बाद में एक और है देवगांव, जो देवगांव है मंडला का, देवगांव मंडला का। यहाँ पर भगवान परशुराम की तपोस्थली है। क्या है? तपोस्थली है। यह नर्मदा एवं बुडनेर नदी के तट पर है। नर्मदा की सहायक नदी बुडनेर नदी। ठीक है, और नदियां मैंने वहां पर बता दी गई है, और कुछ एक नदियां ऐसे आपको कुछ स्पेशल है वो उनके साथ में बता रहा हूं, तो बुडनेर नदी याद रख लेना। और यहीं पर इसके बाद में हम देखते हैं तो नर्मदा नदी के तट पर जो जबलपुर है, और जबलपुर में भेड़ा घाट है। इस भेड़ा घाट में क्या क्या है? तो इससे पहले भेड़ा घाट में जलप्रपात भी बताया था, धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर 64 जोगनी का मंदिर है। 64 जोगनी का मंदिर कहाँ पर है? तो भेड़ा घाट में है, नर्मदा नदी के तट पर। इसके बाद में शिव पार्वती मंदिर है। फिर यक्षिणी माता मंदिर है, यक्षिणी माता मंदिर है। गवारी घाट में, यहाँ पर भेड़ा घाट में, गवारी घाट में माँ नर्मदा का मंदिर है। ध्यान रखना, गवारी घाट में माँ नर्मदा का मंदिर है। तिलवारा घाट में शनि मंदिर है। तिलवारा घाट में शनि मंदिर है। और इसी तिलवारा घाट में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जन की गई है।
ठीक है, ध्यान रखना, भेड़ाघाट में है और कौन से, तिलवारा घाट में। ठीक है, भेड़ाघाट के पास में तिलवारा घाट है और उस तिलवारा घाट में शनि मंदिर में यहाँ पर शनि मंदिर है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अस्थियां का विसर्जन किया गया है जबलपुर में तिलवारा घाट में। हमने देखा भेड़ाघाट में 64 जोगनी शिव पार्वती और यक्षिणी माता मंदिर है। इसी प्रकार से ग्वारी घाट में क्या है, मां नर्मदा का मंदिर है और तिलवारा घाट में क्या है, शनि मंदिर है और इसी तिलवारा घाट में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अस्थियां का विसर्जन किया गया है। अगला देखते हैं रायसेन जिला। रायसेन जिला में राम जानकी मंदिर, ठीक है, राम जानकी मंदिर कहां पर है, तो रायसेन जिले में है। तथा गरुणेश्वर तीर्थ है यहाँ पर रायसेन जिले में ही, गरुणेश्वर तीर्थ, नारदेश्वर तीर्थ, मंगलेश्वर तीर्थ, विकलेश्वर तीर्थ, जनकेश्वर तीर्थ, 5 तीर्थ है, ध्यान रखना। गरुणेश्वर तीर्थ, नारदेश्वर तीर्थ, मंगलेश्वर तीर्थ और विकलेश्वर तीर्थ, जनकेश्वर तीर्थ है। ये सभी की सभी तीर्थ कहाँ है, रायसेन में है। रायसेन में राम जानकी मंदिर तथा गरुणेश्वर, नारदेश्वर, मंगलेश्वर, विकलेश्वर, जनकेश्वर, ये सभी की सभी तीर्थ और मंदिर यहाँ पर है रायसेन में। आगे बात करते हैं हरदा जिले की, तो हरदा जिले में टिमरनी क्या, टिमरनी विकास खंड है, शायद तहसील है, ठीक है, में गोगदा गज मठ है। क्या है, गोगदा गज मठ एवं चोचीकुटी पर्यटन स्थल है। क्या, चोचीकुटी पर्यटन स्थल गोगदागंज और गोगदागंज मठ और चोचीकुटी पर्यटन स्थल कहाँ है, तो टिमरनी में है। टिमरनी कहाँ पड़ता है, हरदा में पड़ता है। इसके बाद में 20 किलोमीटर दूर पर, मतलब कि हरदा के 20 किलोमीटर दूरी पर हंडिया को नर्मदा का नाभि स्थल कहा जाता है। हंडिया एक क्षेत्र है, उसको नर्मदा का नाभि स्थल कहा जाता है और हंडिया भी नर्मदा के तट पर आता है। तथा रिद्धनाथ मंदिर यहीं पर स्थित है, इसी हंडिया में। ठीक है, हंडिया को क्या कहा जाता है, नर्मदा का नाभि स्थल कहा जाता है और रिद्धनाथ मंदिर भी हंडिया में स्थित है। आगे देखते हैं तो होशंगाबाद के आदमगढ़ में, यहाँ पर होशंगाबाद के आदमगढ़ में कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, खुदाई की गई है तो यहाँ पर कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं जो कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। देवास जिले में हम बात करें तो देवास जिले में देवास के नेमावर घाट है। देवास में क्या है, नेमावर घाट है और नेमावर घाट को यहाँ पर नर्मदा का नाभि कुंड कहते हैं। नर्मदा का नाभि कुंड किसे कहा जाता है, तो नेमावर को कहा जाता है और हंडिया को नर्मदा का नाभि स्थल कहा जाता है। नाभि स्थल किसे कहा जाता है, हंडिया को, और नाभि कुंड किसे कहा जाता है, तो नेमारू को कहा जाता है। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, महादेव और सीता माता मंदिर और बालासुर आश्रम, ये कहाँ पर स्थित है, तो यह देवास में स्थित है। ठीक है, देवास में स्थित है सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है, और महादेव मंदिर और सीता माता मंदिर और बालासुर आश्रम, ये सभी की सभी देवास में स्थित है। बात करते हैं आगे तो धार जिले में कोटेश्वर नामक स्थान को कोटड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोटड़ा कहा जाता है और यह मेघनाथ की तपोस्थली है। यह मेघनाथ की तपोस्थली है और यहाँ पर नर्मदा मंदिर, राम मंदिर स्थित है। नर्मदा मंदिर और राम मंदिर स्थित है। इसके बाद में हम बात करते हैं तो धार जिले के खलघाट में चिड़ी संगम मंदिर है। कौन सा, चिड़ी संगम शिव मंदिर है। चिड़ी संगम शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है कहेंगे तो यहाँ पर खलघाट में स्थित है और यहाँ पर बौद्धनाथ महादेव है। बौद्धनाथ महादेव का मंदिर कहाँ है, तो खलघाट में है। और एकलवारा मंदिर भी कहाँ है, खलघाट में। तो खलघाट में 3 मंदिर है, चिड़ी संगम शिव मंदिर, बौद्धनाथ महादेव मंदिर, एकलवारा मंदिर, ये सभी शिव भगवान के ही मंदिर है। आगे देखते हैं सीहोर जिले में, और सीहोर जिले के
हथनोरा तहसील में मानव जीवाश्म के अवशेष प्राप्त किए गए हैं, जो कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इसलिए नर्मदा नदी के तट पर होने के कारण हथनोरा मानव जीवाश्म अवशेष प्राप्त किया है। खंडवा जिले की बात करें तो खंडवा जिले में ओंकारेश्वर आता है, और ओंकारेश्वर में नर्मदा और कांवरी पर मान्यता है। ठीक है, मान्यता पर्यटन स्थल है। ये मान्यता क्या है? पर्यटन स्थल है। और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है, शिव मंदिर है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव मंदिर यहाँ पर स्थित है। और यहीं पर खंडवा में ओंकारेश्वर में दगड़ो आश्रम है। क्या है? दगड़ो आश्रम है। कहाँ पर है? तो यह ओंकारेश्वर में स्थित है। ये सारे के सारे नर्मदा नदी के तट पर मंदिर, आश्रम और तीर्थ स्थल, घाट, ये सभी आपको जिन जिन जिलों में थे उनको सभी बता दिया गया है। ठीक है, इस वीडियो में आपको नर्मदा नदी से संबंधित सारे पिछले वीडियो और इस वीडियो को मिलाकर सारी जानकारी दे दी गई है। ठीक है, तो आप सभी वीडियो देख लीजिए। यकीन मानिए, नर्मदा नदी से अगर किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो आप 100% हल करके आओ। और शर्त यह है कि आपको पूरा देखना पड़ेगा। और साथ ही साथ इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू। अगले वीडियो में आपको नर्मदा नदी के बाद में दूसरी नदी के बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ाऊंगा, तो बने रहेंगे इस चैनल पे विश्वास के साथ। जय बंधु, जय जौहर।